बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन बच्चों की स्पीड नहीं बन रही है, अगर वो स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन चाहते हैं तो वे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी आशुलिपि के ऊपर मेरे द्वारा 12 पुस्तकें लिखी गई हैं जो स्पीड बढ़ाने में कारगर उपयोगी है। अगर आपको पुस्तकें भी चाहिए तो आप मुझसे 9414842949 पर संपर्क कर सकते हैं। यस, 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन शुरू कर रहा हूँ। यस, सभापति महोदय, परंपरा के अनुसार इस बार भी रेलवे बजट पेश हुआ है और उसमें घाटा दिखाया गया है। मंत्री महोदय ने इस घाटे को पूरा करने के लिए दो तरफ हाथ पांव फैलाए हैं। एक तरफ तो उन्होंने यात्री भाड़े और माल भाड़े को बढ़ाने की कोशिश की है और दूसरी तरफ वार्षिक या चौथी पंचवर्षीय योजना की रकम में कटौती की है। जहां तक बढ़ोतरी को देखा जाए तो सारा भार तीसरे दर्जे के यात्रियों पर पड़ता है। कई करोड़ रुपए की पूर्ति उससे की गई है। किराया बढ़ाया जाए, इसमें दो राय नहीं है। समय के अनुसार चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और खर्च ज़्यादा लग रहा है तो बढ़ाया जाए, इसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय, किराया बढ़ाने से पहले अगर सोचते कि किराया बढ़ाया गया है, यह उन गरीब यात्रियों के ऊपर जाकर पड़ता है जो कुछ ही किलोमीटर तक के बीच एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक अपने कचहरी के कामों के लिए या और कामों के लिए रोज़ाना आते जाते रहते हैं। मेरा यह निवेदन है कि उनको भी आपको छूट देनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं दी है। यह तो किराया बढ़ाने की बात हुई। दूसरी तरफ आपने अपने बजट में इस बात को माना है कि देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना चाहिए। इस बजट को देखने से ऊपर से तो यह बात सही मालूम पड़ रही है, लेकिन गहराई से देखने पर पता लगता है कि यह काम शायद इस तरह के बजट से नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए माने जाते हैं। वहाँ पर वर्षों से छोटी लाइन ही चलती आ रही है। जब हम बजट को देखते हैं तो हमें निराश होना पड़ता है, इसलिए कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई पड़ रही है कि इन पिछड़े हुए इलाकों का भी भाग्य जगेगा और वहाँ पर बड़ी लाइन हो सकेगी। मंत्री महोदय ने तो एक जगह बड़ी लाइन बिछाने की बात कही है, लेकिन इन पिछड़े हुए क्षेत्रों में जहाँ बराबर मीटर लाइन ही चली आ रही है, बड़ी लाइन बिछाने का कोई उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है, उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण के समय स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं फिर से उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह समस्या एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह एक कठिन समस्या बनी हुई है। कुछ दल इस समस्या को और भी बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा दल और हम लोग इस बात के खिलाफ हैं। आप और हम भी यह चाहते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियाँ, जिनकी चर्चा सदन में भी हो चुकी है, ये सभी काम कर रही हैं। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, बल्कि धीरे धीरे यह देश के अन्य कई राज्यों में भी पैदा हो रही है। ऐसी विदेशी शक्तियों की यह इच्छा है कि यह देश सदा के लिए अलग अलग हिस्सों में बंट जाए। अध्यक्ष महोदय,
इस बारे में हम सरकार के साथ हैं। हम अपने देश की एकता को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देंगे। इस सब के बावजूद हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिनसे असम राज्य की इस समस्या को सुलझाने में मदद मिली हो। इस सदन में मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये सभी शक्तियाँ वहाँ पर अपना काम कर रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सरकार का भी तो कर्तव्य हो जाता है कि असम राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारा जाए, ताकि विदेशी शक्तियाँ वहाँ की गरीब जनता से अनुचित लाभ न उठा सके। मुझे याद है असम राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि असम राज्य के जो उन्नति के साधन हैं वे बड़े पैमाने पर बाहर चले जाते हैं, और इस ओर उन्होंने केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था। लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी की इस बात की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से यदि आप देखें तो असम राज्य की और भी विकास योजनाओं की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि असम राज्य का अब तक उतना विकास नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। असम के विकास में अभी समय लगेगा। धन्यवाद।